नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी जी। उत्तर प्रदेश कैडर के 1976 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर नसीम जैदी 7 अगस्त 2012 से भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। नसीम जैदी जी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं। 38 साल का लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले नसीम जैदी जी उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। आज हम नसीम जैदी जी से लोकसभा चुनावों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर जैदी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि भारत निर्वाचन आयोग दरअसल काम किस तरह करता है। टिबड़ेवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए। जानकारी के लिए, हमारा निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत स्थापित किया गया है और इसका महत्वपूर्ण काम भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि असेंबलीज और काउंसिल के सदस्यों के चुनाव कराना मुख्य दायित्व है। और इन मुख्य दायित्वों में एक महत्वपूर्ण काम यह है कि ये चुनाव निष्पक्ष और फेयर तरीके से हों। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारा ये है कि हम भारत में इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करते हैं, उनकी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं और हर वर्ष उसका एक विशेष अभियान चलाया जाता है जिसमें वो सभी भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे उस साल में, वो सब उस निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए योग्य माने जाते हैं। हमारा निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग सामान्यतया सहमति के आधार पर कार्य करता है और ज़्यादातर निर्णय हम आयोग में सहमति के आधार पर लेते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली के लिए भारतीय संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और उसके तहत बनाई गई विभिन्न नियमावलियां हैं जो हमारे निर्वाचन आयोग और हमारी मशीनरी को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इनके नीचे हमारे आयोग ने समय समय पर विभिन्न विषयों को डील करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, कंपेंडियम्स जारी किए हैं जो विभिन्न विषयों को आच्छादित करते हैं और वो भी हमारे निर्वाचन आयोग और हमारी फील्ड की मशीनरी के लिए राज्य स्तर से लेकर के और जनपद स्तर तक उन सबको मार्गदर्शन देते हैं। हमारा निर्वाचन आयोग में बहुत सारे मुख्य डिविजन्स हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल डिवीज़न है, हमारा मीडिया डिवीज़न है, हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न है, हमारा कानूनी काम देखने के लिए डिवीज़न है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर हमारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और जनपद स्तर पर हमारा ज़िला निर्वाचन अधिकारी है जो ज़िला मजिस्ट्रेट भी होता है। उसके नीचे इलेक्टोरल रोल का काम करने के लिए, रजिस्ट्रेशन का काम करने के लिए इलेक्टोरल रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं और हाल ही में कुछ वर्षों में एक प्रणाली प्रारंभ की गई है जिसमें हर पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन लेवल पर एक ऑफिसर नामांकित किया गया है जिसे बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा केंद्र से लेकर के और पोलिंग बूथ तक स्तर तक का एक पूरा ढांचा है जो हमारे कायदे, कानून, इंस्ट्रक्शंस, रेगुलेशंस का अनुपालन करता है। निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना वर्ष 1950 से लेकर अब तक करीब 15 इलेक्शन पार्लियामेंट के कराए हैं, लोकसभा के, और 350 से ऊपर हमारे असेंबलीज के इलेक्शंस निष्पक्ष तरीके से कराए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से कराए हैं और समान रूप से कराए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी महत्ता है। आपने निष्पक्ष चुनावों की बात की और आप खुद 38 साल का आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव, आईएएस अफसर हैं, यूपी में भी आप तमाम जगहों पर डीएम रहे, कमिश्नर रहे। लेकिन आम जनता देश की मानती है कि 1996 के बाद, यानी कि टीएन शेषन साहब के ज़माने के बाद काफ़ी अंतर आया है। निर्वाचन आयोग को एक ज़बरदस्त
प्रतिष्ठा हासिल हुई है, पहचान मिली है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, क्या कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 20 वर्षों में निर्वाचन आयोग ने इस देश की जनता का विश्वास प्राप्त किया है, इस देश की जनता का ट्रस्ट प्राप्त किया है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि निर्वाचन आयोग ने देश के उपलब्ध कानूनों को और अपने सख्त रवैये के कारण एक अपनी पहचान बनाई है। हम निर्वाचन के दौरान कोई विशेष नया कानून नहीं लाते हैं। हम देश में उपलब्ध उन सभी कानूनों को जो सामान्य समय में बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराते हैं। और हमारे ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव काम नहीं करता है। हमें सभी राजनीतिक पार्टियों का विश्वास प्राप्त है और हम अपने आयोग में ज़िला स्तर तक की मशीनरी पर हम ज़ीरो एरर और ज़ीरो टॉलरेंस, नो डिले नो एरर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और चूंकि सारा करीब 11 मिलियन लोग, 1 करोड़ से ऊपर लोग जो हमारे चुनाव में काम करते हैं, एक महत्वपूर्ण बात इसमें आम जनता के बताने की है कि वो इलेक्शन के दौरान निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पे माने जाते हैं। उनके ऊपर निर्वाचन आयोग का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी भी चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग किस तरह की तैयारी करता है, किन किन बातों को ध्यान रखता है? सामान्यतः लोकसभा और हमारी जो असेंबलीज हैं उनके कार्यकाल निश्चित हैं और संविधान में भी उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, कब प्रारंभ होगा, इसकी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। किसी भी चुनाव को कराने से पहले हमें उस चुनाव की शेड्यूलिंग, उस चुनाव की प्लानिंग, उस चुनाव के डेट्स और उस चुनाव से काफ़ी पर्याप्त समय पहले सबसे पहला कदम हमें उठाना पड़ता है कि हम इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करें। उसके बाद जैसे मिसाल लें आप 16वीं लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी की, तो करीब 2-3 महीने पहले से हमने पूरे देश से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी करी। सबसे पहले तो कि हमारा इलेक्टोरल रोल का साइज़ क्या होगा। जैसे इस वर्ष हमारे करीब 10 करोड़ वोटर्स बढ़ गए हैं। इन 10 करोड़ वोटर्स की संख्या बढ़ने की वजह से हमारे पोलिंग स्टेशंस भी करीब 1 लाख बढ़ गए हैं और आज की तारीख में करीब 10 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं। उसके बाद फिर हम पूरे देश से ये सूचना इकट्ठी कराते हैं कि किस राज्य में कौन सी छुट्टियों का कैलेंडर है, किस राज्य में एक ख़ास समय पर क्या वेदर होगा, क्या मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, कौन कौन से फेस्टिवल उस दौरान में आएंगे, कौन कौन से हॉलीडेज़ होंगे। उसके बाद विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस, बहुत सारे राज्य हमारे क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं, वहाँ पर संडे और सैटरडे में चुनाव कराना उचित नहीं माना जाता है। इसी तरीके से कुछ राज्यों में जहाँ पे इस समय हार्वेस्टिंग का सीज़न होगा, वहाँ पे हार्वेस्टिंग के फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद फिर हम लोग केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से बलों की, सेंट्रल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, अपने पोलिंग स्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, राज्यों की लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपको मालूम है कि कुछ राज्यों में नक्सल की समस्या है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हम सशस्त्र बलों के डिप्लॉयमेंट के बारे में भी सूचना प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद इन सशस्त्र बलों की मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट से सेंटर इंडिया में लाना है, साउथ से ऊपर लाना है, उसका भी पूरा ध्यान में रखते हैं। और इन सब तथ्यों को मिला करके और फिर राज्यों से कंसल्टेशन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्टेशन करते हैं, राज्य के मुख्य सचिवों और महानिदेशकों से वार्ता होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद एक शेड्यूल और प्लान का खाका बनाया जाता है, जिस पर फिर पूरा निर्वाचन आयोग बैठ करके विचार विमर्श अनेकों दिनों तक करता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव कब घोषित होगा, किस समय निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसको लेकर बेहद गोपनीयता बरती जाती है। इसकी क्या वजह है? वैसे तो पिछले चुनावों के आधार पर मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और यहाँ तक कि आम जनता के लोग भी एक मोटा मोटा अनुमान तो लगा लेते हैं
कि किस पर्टिकुलर तारीख को कौन सी विधानसभा या सांसद की अवधि समाप्त हो रही है और पिछले वर्षों की तरह उसमें कब आम घोषणा हुई थी, एक मोटा मोटा अनुमान रहता है। परंतु सरप्राइज एलिमेंट का एक तो महत्वपूर्ण आधार ये है कि तिथियां निर्वाचन आयोग तय करता है, ना कि कोई अन्य बाह्य संस्था। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो सरप्राइज एलिमेंट रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है ताकि लोगों को अगर पहले से डेट का मालूम होगा तो बहुत सारे जो लास्ट मिनट रश होता है वो फिर उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। तारीखों का आपने ऐलान कर दिया, कैसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे देश भर में? 543 सीटें हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? जैसे एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि पूरे देश में चुनाव फेयर एंड फ्री और पीसफुल हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा हर वोटर ये स्वतंत्रता रखे कि वो अपने पोलिंग बूथ पे जाकर के अपना वोट डाल सके। इसके लिए हमने पूरे देश में राज्यों को और हर राज्य के अंदर पोलिंग बूथ्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हांकित किया है कि कौन संवेदनशील हैं विभिन्न दृष्टिकोणों से, लेकिन शांतिपूर्वक इलेक्शन कराने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने हर कंस्टिट्यूंसी को संवेदनशीलता के आधार पर और हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर हर पोलिंग बूथ और हर पोलिंग स्टेशन को अति संवेदनशील, संवेदनशील कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फिर उस पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, उस हर गांव में हम चिन्हांकित करते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोकेंगे, या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी एक कंस्टिट्यूंसी के बाहर से आकर के हमारे वोटर्स को रोकेंगे। और इनमें हम उन सभी डराने धमकाने वाले गुंडे, बाहुबली लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं और ज़िला प्रशासन से हम ये सख्त हिदायत करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पहले से ही निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जितने भी प्रिवेंटिव एक्शंस पॉसिबल हैं वो उनको समय से पहले लिया जाए। और फिर साथ में हम इन संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाते हैं। और इलेक्शन से कुछ समय पहले हम अपने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एरिया डोमिनेंस भी कराते हैं। ये तो सामान्य प्रकार की हमारी कार्रवाई है। कुछ जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विशेष कदम उठाए जाते हैं, जिनका सामान्यतः चर्चा हम बाहर नहीं करते हैं क्योंकि वो पुलिस मशीनरी का पार्ट हैं और वो बहुत इफेक्टिव कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इस बार आप लोग 9 चरण में मतदान करा रहे हैं, कुछ लंबा नहीं हो गया? महत्वपूर्ण ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और सामान्यतः पिछले सभी अवसरों पर हम अपना चुनाव नॉर्थ ईस्ट से प्रारंभ करते हैं। इस बार हमने स्ट्रिक्टली फेजेस के स्थान पर 9 पोलिंग डेज का प्रावधान रखा है। इनमें मुख्यतया 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई ये तो मुख्य दिन हैं जिनमें ज़्यादातर संख्या में लोकसभा की सीटों पर चुनाव होगा। उसके अलावा हमने कुछ क्षेत्रों में छोटे छोटे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज के ग्रुप बनाए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन में कर रहे हैं, 5 और 6 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से। सिक्किम को 1 दिन में कर रहे हैं। तो ये वास्तव में मुख्य दिन जो हैं उन्हीं के सैटेलाइट पोलिंग डेज हैं। हमारे विचार से काफ़ी विचार विमर्श करके हमने ये पाया है कि ये 9 पोलिंग डेज, जिनको बहुत से लोग फेजेस कहते हैं, मगर हमारे हिसाब से ये 9 पोलिंग डेज हैं, इनको करने से हमारे इलेक्शन मशीनरी का मैनेजमेंट और उसकी दक्षता बहुत उच्च स्तर की रहेगी और बहुत सुगम तरीके से चुनाव संपन्न हो पाएंगे। आयोग लगातार कोशिश करता है मतदान प्रतिशत बढ़ाने की। शायद यही कारण है कि इस बार भी आप लोगों ने एक और बड़ा मौका दिया है देश के मतदाताओं को 9 मार्च के दिन का। जो मतदाता अब तक मतदाता नहीं बन पाए हैं उनको अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने का। तो इस दिन की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सामान्यतः ये शिकायत आती है जब चुनाव के दिन होते हैं, बहुत से लोग शिकायत ये करते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। बहुत शिकायत ये आती है कि हमारे पास एपिक कार्ड है और फिर भी हमें वोट डालने नहीं दिया गया। तो मुख्य बात जो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे वो ये है
कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना आपका वोट डालना संभव नहीं है, चाहे आपके पास एपिक कार्ड क्यों ना हो। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास एपिक कार्ड हैं वो एक बार फिर वोटर लिस्ट को चेक कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद भी कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया नामांकन के आखिरी दिन तक चलती रहेगी, उसमें भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हम लोगों ने इस बार ये किया है कि अनाउंसमेंट के प्रथम संडे को हम विशेष कैंप लगा रहे हैं हर पोलिंग बूथ पर, और इसके लिए विस्तृत इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं, और वहाँ पर हमने पोलिंग बूथ ऑफिसर्स को तैनात किया है। पोलिंग बूथ ऑफिसर्स पूरी इलेक्टोरल लिस्ट अपने पोलिंग बूथ की वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, और उनके पास फॉर्म 6 भी होगा जिसके आधार पर नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाता है, और उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। और हम अपील करेंगे अपने सभी श्रोताओं से कि वो अपने पोलिंग बूथ में जाकर 9 मार्च को संडे के दिन यदि उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, चेक करने के बाद वो वहीं पर फॉर्म 6 भरें। उनको हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जल्दी से जल्दी उसका सत्यापन करके उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएंगे। 2009 की तुलना में 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में क्या कुछ अंतर बड़ा देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ा अंतर तो मैं कहूँगा कि हमारे वोटर्स की संख्या है। पिछले चुनाव यानी कि 2009 से लेकर 2014 में करीब 10 करोड़ नए वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं, और करीब 81 करोड़ से ऊपर हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं। दूसरा, हमारे पोलिंग स्टेशंस की संख्या में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। और तीसरा, हमारा जो अभी आपने जिक्र किया था वोटर पार्टिसिपेशन और रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना, तो हमारे आयोग का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम। इसको बहुत बढ़ावा मिला है, और इसमें हमारी सिविल सोसाइटीज़, NGOs, हमारा मीडिया और सभी लोग इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, जो इस बात का प्रचार विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं कि हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को अपना नाम दर्ज कराना चाहिए और वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर आना चाहिए। ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। हमारा एक मोटा ये उद्देश्य है कि 2009 की तुलना में जबकि केवल 58 से 60% मतदान हुआ था, हमारा इस बार मतदान 70% या उससे भी ज़्यादा हो। और उसके अलावा इस बार बहुत सारे नए प्रावधान आए हैं जिसके ज़रिए जो अपराधी किस्म के लोग हैं या जो लोग धन का दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सख्त बंदिश लगाने का इस बार प्रावधान है। लेकिन आपने अपराधियों की बात की, अपराधी न चुने जाएं, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति आयोग की? एक तो इसके बारे में आयोग ने बहुत सारे चुनाव के सुधार के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज रखे हैं, जिन पे हमारे लॉ कमीशन इस समय विचार कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से मामला लॉ कमीशन को भेजा गया है। उसके अलावा जो हमारे वर्तमान में, जैसे आपको मालूम होगा, हाल ही में ये माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो कन्विक्ट हो गए हैं एक पर्टिकुलर सज़ा का पीरियड से अधिक, उन लोगों को इस बार चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। और उसके लिए हमने राज्य सरकारों से और सभी असेंबलीज़ के कार्यालयों से, संसद के कार्यालयों से भी अनुरोध किया है कि यदि उनको इस प्रकार की सूचना किसी भी सिटिंग मेंबर के बारे में या अदरवाइज़ प्राप्त होती है तो उसकी सूचना भी हमें भेजें, और ये सूचना फिर हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजेंगे, और उन लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर्स उनका रिकॉर्ड देख करके उनके बारे में भाग लेने या न लेने के बारे में उचित निर्णय करेंगे। लेकिन काला धन और पेड न्यूज़ दो ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिससे चुनाव आयोग को निपटना अभी बाकी है। पेड न्यूज़ का जो मामला है ये पिछले कुछ वर्षों में एक बीमारी की तरह बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें सबसे पहली जो एक कमी है वो ये है कि इसके बारे में अभी कोई कानून नहीं बना है, और निर्वाचन आयोग ने ये प्रस्ताव कर रखा है कि पेड न्यूज़ को एक अपराध माना जाए। वो मामला विचाराधीन है। आशा करते हैं कि सरकार उस पर जल्दी कुछ ना कुछ देर सवेर निर्णय करेगी। दूसरा ये कि हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रिंट मीडिया के बारे में
और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के बारे में रेगुलेट करते हैं, उनसे हमने अनुरोध किया इस बारे में कुछ डूज एंड डोंट्स बनाने के लिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कुछ बनाए हैं और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी कुछ बनाए हैं, वो हमें भेजे हैं, उन्हें हमने अडॉप्ट कर लिया है और अपनी फील्ड मशीनरी को उसके बारे में कह भी दिया है। जो इसका चौथा महत्वपूर्ण पहलू है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पेड न्यूज़ अगर सिद्ध होती है, जिसके बारे में हमारी पूरी मशीनरी बनी है राज्य स्तर पर, ज़िला स्तर पर, जिसको मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी कहते हैं, उसमें अगर कोई पेड न्यूज़ का मामला सिद्ध होता है तो उस पेड न्यूज़ पर जो खर्चा कैंडिडेट ने वहन किया है वो उसके पूरे खर्चे में जोड़ दिया जाता है। और अगर वो खर्चे में जोड़ने के बाद वो सीलिंग के ऊपर जाता है तो वो व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो हम समझते हैं कि निर्वाचन आयोग इस अंतिम बात का जो मैंने अभी बताया है कि उनके खर्चे में पेड न्यूज़ का खर्चा सिद्ध होने पे जोड़ा जाए, ये काफ़ी प्रभावी इंस्ट्रूमेंट है। इसका इस्तेमाल हाल में हुआ भी है और भविष्य में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ब्लैक मनी पर कैसे अंकुश लगाएंगे, खास तौर पर शराब बांटने की जो प्रवृत्ति है? ये बात आपकी सही है कि धन का उपयोग या बहुत सारे ऐसे जो अनडिज़ायरेबल तरीके हैं उनका उपयोग काफ़ी होता है फील्ड में, जिससे हमारे वोटर्स प्रभावित होते हैं। जहाँ तक धन की बात है तो उसके बारे में हमने हर राज्य स्तर पर जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इनकम टैक्स के उनकी सेवाएं रिक्विजिशन कर ली हैं और हम उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हर राज्य स्तर पर और ज़िला स्तर पर भी अपने अफसरों को तैनात करेंगे। वो इंटेलिजेंस अभी से इकट्ठी कर रहे हैं कि ये जो अवैध धन है जिसका इस्तेमाल इलेक्शन में होगा, इसका कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है या एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जा रहा है, उसमें चाहे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर शामिल हो या एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल होता हो या रोड्स के माध्यम से उस पैसे का मूवमेंट हो रहा हो या बैंक से निकल रहा हो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे हों, उस सब की सूचना बनाने के लिए एक विशाल तंत्र मैं कहूँगा हम स्थापित कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने शराब बांटने की बात करी है, अभी पिछली 5 असेंबली के चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ में बहुत सफल प्रयोग किया था। वहाँ के एक्साइज कमिश्नर ने, हमने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसके आधार पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना या एक राज्य से तीसरे राज्य में जाने वाली शराब को बीच के राज्य में उतार देना या फैक्ट्रियों से शराब को लेकर के पहले से ही गांवों में या इंटीरियर में इकट्ठा कर लेना, इन सब के बारे में और हमारे जो एक्साइज विभाग हैं वो सीधे हमारी देखरेख में काम करेंगे और इंटेलिजेंस प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की सूचनाएं होंगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और चीज़ देखने में आता है, आप खुद कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, इसलिए ग्राउंड जीरो की आपको जानकारी है। विभिन्न राज्यों में जिन पार्टी की सरकार होती है वहाँ पर तैनात अधिकारी अप्रत्यक्ष तौर पर चोरी छिपे संबंधित पार्टी के उम्मीदवार की मदद करते हैं। इस पर कैसे आप अंकुश लगाएंगे? एक तो हमारे गाइडलाइंस ये हैं कि कोई भी अधिकारी जो किसी स्थान पर 3 वर्ष से अधिक रह लिए हों और निर्वाचन के काम से संबंधित हों, उनका ट्रांसफ़र 15 फरवरी तक किया जाना था, वो सुनिश्चित किया गया है। ऐसे अधिकारी जो अपने गृह जनपदों में तैनात हैं और निर्वाचन कार्यों से संबंधित होंगे, उनको भी हमने ट्रांसफ़र कराया है। तीसरा, हमने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट के दिन एक ये सख्त हिदायत करी है अपने अधिकारियों से कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष रहें और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल तरीके से काम करें। अभी जब निर्वाचन आयोग विभिन्न राज्यों में जाएंगे, वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज से और आम जनता से परामर्श भी करते हैं, वहाँ पर भी हमें फीडबैक मिलता है पर्टिकुलर अधिकारियों के बारे में, तो उसके बेसिस पर भी हम निर्वाचन की अवधि में उन अफसरों को उन स्थानों से हटा देते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब चुनाव होते हैं तो राज्यों के बड़े अधिकारियों का तबादला भारत निर्वाचन आयोग करता है। क्या इस बार भी कुछ ऐसी योजना है? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी शिकायतें हमारे पास निर्वाचन आयोग में भी आ रही हैं और अभी जब हम राज्यों का दौरा करेंगे तो हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस
अफसरों के बारे में प्राप्त होगी, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यक होगा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम अवश्य उन अधिकारियों का स्थानांतरण करेंगे। आपका कार्यकाल 2017 तक है, कुछ समय बाद आप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होंगे। आपकी देखरेख में आगे आने वाले वर्षों में किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं? टिब्बरवाल साहब, मैं अभी इतना कहना चाहूँगा केवल कि निर्वाचन आयोग के देखरेख में और कितने चुनाव होने हैं ये सही है कि मेरा कार्यकाल निर्वाचन आयोग में 2017 तक है और 2014, 15, 16 और 17 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने हैं। 15, 16, 17 में ही करीब 12 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो हमें आशा है कि निर्वाचन आयोग में रहकर हम भारत के प्रजातंत्र को चुनावों के माध्यम से एक शक्ति प्रदान करते रहेंगे और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना बेहद कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद बेबाकी के साथ जवाब दिया और साफ कहा कि निर्वाचन आयोग की पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि देश भर में पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा के चुनाव हों। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।